तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। माई सेल्फ अरुण पटेल, और आज से होगी आपकी जर्नी एस.सी. वर्मा सीरीज के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है भौतिकी का परिचय। तो लाले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, थ्योरी थ्योरी है। इसमें सिर्फ हम लोगों ने इसके बारे में जाना है कि आखिर फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है क्या, भौतिकी का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। तो देखते हैं अपना पहला चैप्टर कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि आखिर आखिर भौतिकी क्या है, आखिर भौतिकी क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि हम सब क्या हैं, भौतिक विज्ञानी हैं। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग कि भौतिकी और गणित और प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस किताब के अंदर नहीं है, लेकिन हमने स्पेशल टॉपिक इंक्लूड किया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों के बारे में 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भौतिकी क्या है, हम सब भौतिक विज्ञानी हैं, भौतिकी और गणित, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल। तो आइए शुरू करते हैं इस महासंग्राम को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आखिर हमारी फिजिक्स है क्या। तो सोचो, कहानी को सोचो, कुछ एक थ्योरी एकदम इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। नीला आकाश, अरे नीला तो आकाश है ही, काला है, कोई कहेगा सफेद है, जैसा भी है, लेकिन मानते तो नीला ही है। तो नीला आकाश, आकाश में लटके हुए सूरज, अब रस्सी से तो नहीं बंधे हैं, लेकिन होते तो आकाश में ही है। आकाश में लटके हुए सूरज, चांद और तारे, प्रकाश की किरण फूटी, ज्योति प्रस्फुटित हुई, प्रभात हुआ, तारे जाने कहां कहां छिप गए, चांद रहा भी तो निस्तेज, महत्वहीन, दूर कहीं दिशा में आकाश के पटल पर लालिमा फैली। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हो लेकिन ये फिजिक्स है। देखो, कहने का तात्पर्य क्या है। सुबह हुई, प्रभात चारों तरफ फैला, प्रकाश फैला, और सुबह हुई तो चांद क्या हो गया, निस्तेज हो गया, एकदम रहा ही नहीं। अगर चांद दिखता भी है, कभी कभी सुबह से देखो चांद दिखता है, कह रहे अगर चांद रहा भी तो निस्तेज, मतलब उसमें वो चांदनी नहीं रही। दूर कहीं पूर्व दिशा में आकाश के पटल पर लालिमा फैली, यानी सूरज जब उगता है तो क्या होती है, लालिमा फैल जाती है। सूरज धीरे धीरे प्रकट हुआ, चलो ठीक है, धीरे धीरे प्रकट हुआ। अरुण वर्ण, देखो मेरा नाम भी आ गया, अरुण वर्ण की चादर खेतों में, मैदानों में, घरों की छतों पर फैल गई। धीरे धीरे सूरज ने सोम अरुण वर्ण का परित्याग कर दिया, आंख उठाकर भी संभव ना हुआ। दोपहर में ऐसा प्रचंड रूप, किसके बारे में बात हो रही है, प्रकृति में हो रही घटनाओं के बारे में बात हो रही है कि सूरज ने धीरे धीरे क्या किया, अरुण वर्ण जो सूरज का था उसको फैला दिया चारों तरफ प्रकृति में। अब जो जो चीजें हैं, खेत हैं, कहीं घर हैं, कहीं क्या है, कहीं पे जो जो भी चीजें हैं, ऊपर क्या हो गया, सूर्य ने अपना अरुण वर्ण क्या कर दिया, फैला दिया। और कुछ समय बाद देखा तो धूप आ गई। धूप आ गई तो इतना प्रचंड रूप आ गया कि उसकी तरफ देखना भी संभव ना हुआ। ये सब हो रहा है कि नहीं, हमारे आसपास हो ही रहा है। और संध्या काल अपने साम्राज्य को समेटता हुआ पश्चिम में आकाश को लाल करता हुआ चला गया। कह रहा है कि सूरज ने क्या किया, अपने साम्राज्य को समेटा, किस समय, शाम के समय, संध्या काल में, और पश्चिम में कहीं पे जाके क्या हो गया, लाल करता हुआ गायब हो गया। सूरज तो भाई गायब होता ही है। रात आई, झिलमिल चमकते तारों की बिंदियों ने श्रृंगार किया। देखो, रात होती है तो तारे चमकने लग जाते हैं, पूरे के पूरे आकाश का क्या कर दिया, श्रृंगार कर दिया। आकाश का कहीं चांद की चमक अपनी शीतल चांदनी से हमारे मन मस्तिष्क को आह्लादित यानी खुशी उत्पन्न करने लगी। ऐसा ही होता है ना कि आकाश की जो चांदनी है अच्छी चमकती है। जब चांदनी, जब देखो पूर्णिमा के दिनों में, तो हम लोग का मन क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाए है। अब तो शहरी बच्चे हो गए हैं, गाँव में खेतों में ज्यादा जल्दी जाते नहीं, लेकिन अब हिंदी मीडियम का बैच है, तो हिंदी मीडियम में क्या है, बच्चे गाँव से ज्यादातर बिलोंग कर रहे होंगे। तो देखे होंगे रात के समय अगर खेतों वेतों में जाओ, कभी घर में मम्मी पापा क्या कर रहे हो, खेतों में पानी वगैरह लगा रहे हो, तो कभी चांदनी रात में जाओ खेतों पे, कितना अच्छा लगता है, पूरा ऐसे लगता है जैसे दिन हो। तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि रात है, गर्मी तो लग नहीं रही है, ठंडी है, तो चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई है। तो यही हमारे एस.सी. वर्मा सर बोल रहे हैं कि मस्तिष्क को क्या करने लगी चांदनी, एकदम शीतल चांदनी मन को एकदम खुश करने लगी। लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से आकाश के ये सभी निवासी अपनी दिनचर्या का भली भांति पालन कर रहे हैं। अब समझो, सुबह होती है, सूर्य उगता ही है, तुम उठो या ना उठो,
अपने टाइम पे सूरज उगता है, अपने टाइम पे डूबता है, अपने टाइम पे चंद्रमा निकलता है और अपने टाइम पे जो है वो डूबता है। अपनी दिनचर्या जो इनका जो रूटीन है उसको ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, देखो कह रहे भूल से कभी सूरज पश्चिम से उदित नहीं हुआ। भाई सूरज हमेशा पूरब से ही निकलेगा और पश्चिम में ही जाकर के क्या होगा, विलीन होगा। सूरज से कभी पश्चिम नहीं निकला, सब नियमों के अनुसार व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से हो रहा है। देखो ये क्या है, जो कुछ भी हो रहा है कैसे स्क्रीन पे चल रहा है, तो ऐसे टिक करने की आवश्यकता नहीं है, देख लो। ठीक है, सब कुछ अपने नियमानुसार हो रहा है। प्रकृति में चारों तरफ देखोगे सारी चीजें क्या हो रही हैं, एकदम व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से, एक नियम के अनुसार हो रही हैं। और आगे देखो क्या हुआ, कहानी क्या हुई कि विशालकाय नक्षत्र यानी बड़े बड़े ग्रह, तारे, ग्रह, धूल के सूक्ष्म कण और फिर छोटे छोटे कण अंदर, अणु, अणु के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर नाभिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सबको पता है ये नियमों का। भाई इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है तो लगाता ही है, वो ऐसा नहीं कि रुक जाए कभी। इन नियमों का सब पालन कर रहे हैं, इन नियमों का पूरी दक्षता और ईमानदारी की कुशलता के साथ। कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ भी देख लो, अगर बड़े लेवल पे देखो सूरज, चंद्रमा, सब कुछ, और छोटे लेवल पे देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारी चीजें अपने नियमों का पालन कर रही हैं। लेकिन तुम लोग अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, तो करो बेटा। ठीक है, ये नियम क्या है, ये नियम क्या है, प्रकृति के इन नियमों की ही जानकारी बहुत की है। समझो बात, कितना बड़ा एकदम एकदम बेस बना करके समझाने का प्रयास किया है तुमको कि दुनिया में कितनी सारी घटनाएं घटित हो रही है। सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, चंद्रमा डूब रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एकदम एक फिक्स नियमों के हिसाब से हो रही हैं चीजें। और वो जो नियमों के हिसाब से जो चीजें हो रही हैं, उन्हीं नियमों का अध्ययन ही हमारी फिजिक्स है। समझ में आ रही है बात? कहने का तात्पर्य क्या है, इसको हमने अपने शब्दों में बयां किया है। देखो इस स्लाइड में देखो, कह रहा है कि भौतिकी क्या है, तो हमने कहा प्रकृति यानी इस लोक में, लोक क्या है, ये चारों ओर जो हमारा संसार लोक है, मृत्यु लोक है, इस लोक में हो रही घटनाएं यानी प्रकृति में हो रही घटनाओं का नियम के अनुसार क्या करना, अध्ययन करना ही क्या है, हमारा भौतिकी है। क्या है हमारा भौतिकी। समझ में आ रही है कहानी? प्रकृति यानी इस लोक में, प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इन सारी घटनाओं का अध्ययन करना नियम के अनुसार, सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना ही क्या है, भौतिकी है। किसी को इसमें दिक्कत, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज फिजिक्स। हर चीज, जो भी घटना घटित हो रही है, पंखा चल रहा है, ऊपर से पेड़ से सेब गिर रहा है, कुछ भी हो रही घटनाएं, पहाड़ है, सूरज उदित हो रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, कोई चीज हमको दिखाई दे रही है, कोई चीज लाल दिखाई दे रही है। जैसे देखो यहाँ पे ये जो भौतिकी के बगल में ये जो आर्चरी यानी ये जो बना है, ये कैसा है, ये हमारा कैसा है, ये लाल है, ये लाल दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है, रंग दिखाई, सब कुछ, एवरीथिंग इज फिजिक्स। कहने का तात्पर्य यही है, ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। थ्योरी है तो आराम से थ्योरी का मजा लेते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, चलने वाले हैं। अब एक और अच्छी बात इसमें आ गई, बोला जा रहा है कि हम सब भौतिक विज्ञानी हैं, ऑल आर साइंटिस्ट। देखो क्या है, अब ये तो फूल ना जाना कि साइंटिस्ट को, लेकिन समझो बात को, हम सब भौतिक विज्ञानी हैं। मनुष्य देख रहा है, भाई मनुष्य है तो देखेगा ही ना, लेकिन सॉरी जिनकी आंखें नहीं है कि नहीं, अब नहीं है, क्या कर सकते हैं, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सैड। लेकिन वैसे जो नॉर्मल मनुष्य है वो क्या कर रहा है, देख रहा है इस प्रकृति को, अपने आसपास निकाल रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार उसके अर्थ। समझो बात को, कह रहे हैं जो भी इस प्रकृति को देख रहा है, चाहे पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो भी कर रहा है कि नहीं, वो अपने हिसाब से क्या कर रहा है, इस प्रकृति के अर्थ निकाल रहा है। और इसीलिए हर मनुष्य है एक भौतिक विज्ञान। जो कभी फिजिक्स की क्लास में नहीं गया, जो कभी फिजिक्स क्लास में नहीं गया, वो क्या पहाड़ से कूद जाएगा, क्या नहीं कूदेगा ना। उसको पता है कि ऊपर से कूदेगा, नीचे गिरेंगे, हमारे फच्ची फच्ची उड़ जाएंगे, पूरा एकदम सर कहीं और हो जाएगा, एकदम खून से लहू लुहान मर जाएगा। वो नहीं कूदता ना पहाड़ से, क्यों, पता है उसको, पता है कि फोर्स के बारे में, कि अगर फोर्स ज्यादा लगा दोगे किसी वस्तु के ऊपर तो उसके अंदर विकृति उत्पन्न हो जाएगी। नहीं, तो जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो तो साइंटिस्ट हैं ही, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पे क्या है, भौतिक विज्ञानी है। जब तुम लोग किताबें पढ़ोगे उसमें इतना बढ़िया अच्छे से लिखा है, जैसे लिखा है कि एक छोटा सा बच्चा भी साइंटिस्ट है। और वो कैसे, छोटे से बच्चे को पता है अपने खिलौने को ज्यादा तेजी से दबाएंगे तो वो टूट जाएगा। फोर्स के बारे में जानने लग गया है छोटा सा बच्चा, अभी 3 महीने उसको पैदा हुए हैं, है कि नहीं। उसको पता है हम गिरेंगे तो चोट लग जाएगी। बहुत सारी चीजें वो क्या करने लगा है,
वो जानने लग गया है। तो छोटा सा बच्चा भी वैज्ञानिक है, बड़े लोग तो वैज्ञानिक हैं ही। कहने का तात्पर्य यह कि प्रकृति को जो समझ रहा है, अपने नियमों के हिसाब से नियम निकाल रहा है अपनी समझ के हिसाब से, वही सब क्या है, भौतिक विज्ञान है। अब भौतिक विज्ञान का अपना देखो, भौतिक विज्ञान में क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता चला जाता है और नियमों को हम लोग धीरे धीरे परिवर्तित करते चले जाते हैं और धीरे धीरे चीजें क्या होती चली जाती हैं, सही तरीके से सीखते चले जाते हैं। हो सकता है कि पहले जिस चीज को हम लोग मान रहे थे वो चीज सही हो, उसके बाद चीजें क्या हो, कुछ समय बाद वो चीजें गलत हो जाए, वो नियम गलत हो जाए, फिर हम लोग जो सही नियम है उसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान का क्या होता है, विकास होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो हमने उसको उसमें नोटिस नहीं किया। अब देखो ये बात को समझो, भौतिकी और गणित, भौतिकी और गणित का मतलब क्या है, कहना भौतिकी को समझने के लिए, विकसित करने में, भौतिकी को समझना और समझने के साथ जो साइंटिस्ट उसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला निकालते, कुछ भी करते हैं, उसको विकसित करने में गणित का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आदरणीय स्थान है। गणित के बिना प्रकृति की इन सूक्ष्मताओं को समझना बहुत कठिन है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि भगवान कितने सिस्टमेटिक, कितने कैलकुलेशन के साथ चीजों को कर रहा है, कितने कैलकुलेशन के साथ चीजों को बनाया है। अगर वो उसकी जो भाषा होगी, भगवान की भी कोई भाषा होगी, तो कहा जाता है वो मैथ्स होगी। तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। यही इस बात को कहने का मतलब है कि भौतिकी को अगर तुमको समझना है, अच्छे से समझना है, तो गणित की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर तुम्हें क्या करना है, उसको विकसित भी करना है, तो भी मैथ्स की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे समझो, जैसे हम लोगों को एक चीज होती है, एक एक इक्वेशन F बराबर G m1m2/r²। अब देखो ये मैथ का इक्वेशन है, इक्वेशन तो हमेशा मैथ में होता है ना, कैलकुलेशन, ये मैथ्स का इक्वेशन है। और इस मैथ के इक्वेशन से हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल को एक छोटे से फॉर्मूले में समझ लिया। अगर नहीं समझो तो आगे समझाएंगे, लेकिन देखो छोटे से फॉर्मूले में लिख दिए। अगर इसी पूरी बड़ी बात को बोले तो कुछ ज्यादा तरीके से बोलना पड़ेगा। दो द्रव्यमानों का गुणनफल समानुपाती होता है, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस बोलने में भी देखो मैथ्स का यूज आ गया थोड़ा सा, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। साथ ही साथ कांस्टेंट अलग है जी, और इसके कैलकुलेशंस का जी का एक फिक्स वैल्यू होगी, एक फिक्स, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। कहने का तात्पर्य यही है। आगे चल के हम लोग अलग चैप्टर्स में, इस किताब के अंदर ही चैप्टर्स है मैथ्स के, कैलकुलस है तुम्हारी, समाकलन अवकलन है, सदिश है, सारी चीजें हैं। तो टेंशन लेने की किसी को कोई जरूरत है नहीं, बहुत आराम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि भौतिकी को बिना मैथ्स के हम लोग क्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल। वैसे तो हम लोग कितने सारे बलों का नाम सुनते हैं, घर्षण बल, अभिलंबवत बल है कि नहीं, अभिकेंद्रीय बल, और बाकी तो सुनते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन इस दुनिया में हमेशा वैज्ञानिक प्रयास ये करते हैं कि हम लोगों की चीजें जितनी कम चीजों में क्या हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए। उसको एक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पुरानी एनसीईआरटी, अब वो चैप्टर हट गया, क्लोज हो गया तुम्हारा। पुरानी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी थी जो कि था भौतिकी का एकीकरण। पुरानी किताबों में भी एक थी बात। एकीकरण का मतलब क्या था कि प्रयास करते हैं वैज्ञानिक की ज्यादा से ज्यादा टॉपिकों को सिमिलर किया जाए, एक साथ जोड़ा जाए। जैसे पहले एक यूनिट होती थी इलेक्ट्रिसिटी अलग होती थी यूनिट, मैग्नेटिज्म अलग होती थी, यानी विद्युत और चुंबक, इन दोनों चीजों को हम लोग अलग अलग पढ़ते थे। लेकिन समय आया, समय में क्या हुआ, ये पता चला कि भाई विद्युत विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र बनता है। इन दोनों टॉपिक को हम लोग एक एक यूनिट के अंदर पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी विद्युत चुंबकत्व। तो समझो बात को, चीजें धीरे धीरे क्या होती चली जाती हैं, मिलती चली जाती हैं। तो बल तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन रियलिटी में बल सिर्फ 4 प्रकार के हैं। बाकी जितने भी बल हैं, इन सबसे या तो मिलकर बने हैं या तो वो अलग तरीके से बने, इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा समझो। जितने भी बल हैं इन 4 के अलावा इस दुनिया में, वो सब इन्हीं से क्या हुए हैं, व्युत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृति के जो मूल बल हैं, मूल मतलब मूल बीज, जहां से चीजों की उत्पत्ति होती है, तो बलों के जो मूल बल हैं, बलों के जो बीज हैं, वो 4 प्रकार के बल होते हैं। अपने गुरुत्वाकर्षण बल, जिनमें से एक है विद्युत चुंबकीय बल, को एक हम लोग काउंट किए ले रहे, और प्रबल नाभ के बल को भी एक काउंट किए ले रहे, और दुर्बल नाभ के बल को भी क्या किए ले रहे, एक काउंट किए ले रहे। 4 प्रकार के बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, प्रबल नाभ के बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभ के बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। 4 प्रकार के बल होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के बलों को हम लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समझो गुरुत्वाकर्षण बल, आखिर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। अब कोई कहेगा पृथ्वी किसी वस्तु के ऊपर जितना बल लगाती है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। नहीं, पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है,
वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींच रही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल वो नहीं है। देखो समझो, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ही किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच में लग सकता है। जैसे मान लो कि ये अपना एक द्रव्यमान है और ये दूसरा एक द्रव्यमान है। अगर इसको हम लोग बोल दें M1, इसको बोल दें M2, ठीक है, इन दोनों द्रव्यमानों के बीच में क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, हम जहां बैठे हैं हमारे और जो हमारा कैमरा लगा उसके बीच में भी एक बल लग रहा है, क्योंकि पता तो नहीं चल रहा है। वो बल बहुत कम है, बहुत कम है। तुम जहां जिस कमरे में बैठ के इस लेक्चर को देख रहे होगे, तुम्हारे आसपास जो भी इंसान है, तुम दोनों के बीच में भी एक आकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल का हमेशा एक रूल होता है, वो हमेशा आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है? आकर्षण बल। तो परिभाषा क्या दे दोगे? कह दोगे कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला हम लोग बेसिक फॉर्मूला निकालेंगे। अगर एक द्रव्यमान है M1, दूसरा द्रव्यमान है M2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? r दूरी पर। तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखो, गुरुत्वाकर्षण एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में इस पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी इतना समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखो, दो चीजें समझेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी F, वो प्रोपोर्शनल होता है M1 और M2 दोनों के गुणनफल के, ठीक है। और दूसरी बात, अगर दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो F प्रोपोर्शनल होता है 1/r², दूरी के बल की व्युत्क्रमानुपाती। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों के मिलाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल M1 M2 बटे r², ठीक है। और यहां से क्या पता चला कि जो F बराबर आ गया वो आ गया G M1 M2 बटे r², ठीक है। यहाँ पे जो G आया है वो आया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या आया है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा किसी भी माध्यम में चेंज नहीं होती है। किसी को दिक्कत इसमें? तो ये आ गया एक इक्वेशन हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का, G M1 M2 अपॉन r²। इस बात पे याद रखेंगे कि हमेशा ही दो द्रव्यमानों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है वो हमेशा आकर्षण बल होता है। कैसा होता है? आकर्षण बल। किसी को दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल एकदम बीजी सी बात है। जब भी विद्युत शब्द आ जाए, जब भी विद्युत शब्द आ जाए, इसका मतलब है चार्ज। क्या मतलब है? चार्ज। बोले तो आवेश। क्या मतलब है? आवेश। जब भी आवेश की बात होगी इसका मतलब है विद्युत आ जाए। चुंबकीय का मतलब क्या है? जब भी आवेश की बात होगी तब चुंबक भी आएगा। समझ में आ रही है बात? चुंबक, यहां भी आवेश का ही काम है। यानी दोनों ही चीजों में, दोनों चीजें बोले तो कौन कौन? विद्युत हो चाहे चुंबक हो, दोनों में इन्वॉल्वमेंट आवेश का है। तो एक बेसिक हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम लोग विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। बेसिक परिभाषा है ये। बहुत सारे फोर्स पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिसिटी में अलग तरह का फोर्स होगा, लॉरेंट फोर्स अलग होगा, चुंबकीय बल अलग होगा, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल में कूलाम बल अलग होगा। यहाँ पे जो निकालेंगे वो कूलाम बल निकालेंगे। सिर्फ इतनी बेसिक परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और दो आवेश में मान लो एक आवेश हमारा Q1 है, एक आवेश हमारा Q2 है, और एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं। कितने दूरी पे रखे हैं? r दूरी पे। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब जो आवेश हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव आवेश, एक होता है हमारा निगेटिव आवेश। तो इसके पहले दो द्रव्यमानों के बीच में जो फोर्स लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल था। दो द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन जो आवेशों के मध्य जो फोर्स लगता है वो आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। यानी हमारा प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, और प्लस नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करता है। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित। किसी को दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है कि सिमिलर आवेश, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन कहानी समझो यहाँ पे कि अगर एक आवेश तुम्हारे पास है Q1 और दूसरा आवेश है तुम्हारे पास Q2, और एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं। कितने दूरी पे रखे हैं? r दूरी पर। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है F, वो इन दोनों के क्या होगा? गुणनफल के समानुपाती होगा। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, सिमिलर तरीके से। तो इन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ भी वही सेम तरीके से फॉर्मूला आएगा।
एफ बराबर कोई एक कांस्टेंट आएगा जिस कांस्टेंट को हम लोग के बोलेंगे, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखो सिमिलर है कि नहीं, ये दोनों सिमिलर है दोनों। इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बस सिमिलर यहाँ इतना समझो, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, किसी को दिक्कत इसमें नहीं। हमेशा आवेशों के बीच में दो प्रकार के बल होते हैं, आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लास 10th में हम लोग पढ़े भी हैं इस चीज के बारे में। इस बल का एक अलग स्पेशल नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब बल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और प्रकार का बल होता है प्रकृति में जो पाया जाता है, जिसका नाम है क्या, प्रबल नाभिकीय बल। अब प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, बोल रहे हैं नाभिक बल परमाणु के नाभिक को एक साथ रखने वाला बल है। छोड़ो अभी इसको छोड़ो, हमारे पास क्या होता है, एक परमाणु होता है और परमाणु के अंदर एक क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। और नाभिक के अंदर जो निवासी हैं वो दो प्रकार के कण होते हैं, एक तो होता है हमारा न्यूट्रॉन, एक होता है हमारा प्रोटॉन। ठीक है, नाभिक के अंदर दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है हमारा क्या, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को क्या करता है, दूर ढकेलता है, रिपल करता है, यानी क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। लेकिन नाभिक के अंदर फिर भी ये बंधे हुए हैं। समझो, नाभिक कैसा है, धनावेशित है, उसके अंदर प्रोटॉन भी है, एक से ज्यादा प्रोटॉन आ जाएंगे, लेकिन फिर भी बंधे हैं। तो कोई चीज तो है जो इनको बांधे हुए है। भाई प्लस प्लस तो उसको प्रतिकर्षित करना चाहता है। तो नाभिक के अंदर जो कण है, उनको न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन है नाभिक के अंदर, और उन न्यूक्लियनों को कोई बांधे हुए है। क्या किए हुए है, बांधे हुए है। और जो बल इनको बांधे हुए है वही बल है प्रबल नाभिकीय बल। समझ में आ रही कहानी, समझो। जो भी हमारे कण है नाभिक के अंदर, उन कणों को जो बांधे रखे हुए है वही क्या है, प्रबल नाभिकीय बल। तो देखो इसीलिए ये लाइन लिखी है कि नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक को एक साथ रखने वाला बल है। नाभिक को एक साथ रखने वाला बल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। कोई दिक्कत, ये इसमें 2 पॉइंट लिख लो। ये हमेशा आकर्षण बल है, भाई बांधने का काम आकर्षण बल ही कर सकता है। आकर्षण बल है, आकर्षण बल है। और दूसरी जो चीज है वो है लघु परासीय बल है। कैसा बल है, लघु परासीय बल। कैसा बल है, लघु परासीय बल है। इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, राइटिंग प्रॉब्लम अभी शुरुआत में होनी ही होनी है। ठीक है, तो इसको समझ जाना कि ये क्या है, लघु परासीय बल है। कैसा बल है, लघु परासीय लघु परासीय बल है। ठीक है, लघु परासीय का मतलब है कि छोटी दूरियों के लिए, देखो नाभिक कितना छोटा होता है, उसके अंदर ही ये काम कर पा रहा है, इसलिए क्या है, लघु परासीय बल है। किसी को दिक्कत इसमें, किसी को इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं दुर्बल नाभिकीय बल को। अब देखो दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल में बड़ी कंफ्यूजन लोगों को है। अब एक तो बात यह है कि एक तो किताबों ने कंफ्यूज करके रखा है, किताब पढ़ोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। देखो समझो, नाभिक के मूल कणों के बीच लगने वाले बल को, और नाभिक के मूल कण तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है भैया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में तो कौन सा बल लग रहा है, स्टोन न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। नाभिक के मूल कणों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। इनमें से रेडियो एक्टिवता में उत्सर्जित होने वाले कणों, कणों नहीं है ये हमारा क्या है, कणों है। क्या है, कणों, कणों, कणों पर नाभिक के मूल कणों द्वारा लगने वाले बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है। समझो पहले, अब ये बात को समझो। इसने भी यही बात कह दी
कि जो हमारा नाभिक के अंदर जो कण है उन कणों के बीच में ये बल लगता है। और बस एक अलग से बात जोड़ दी कि जो रेडियो एक्टिवता विकिरण है उसके लिए जिम्मेदार है ये बल। लेकिन समझो, एक तो नाभिक है, क्या है बेचारा, नाभिक, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। जब नाभिक का साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगा, समझना बात को, जैसे जैसे मान लो कि ये नाभिक है, क्या है, ये नाभिक है, और इसका साइज इतना बड़ा हो गया, ठीक है, कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया नाभिक का साइज। जब नाभिक का साइज धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल, कौन है, प्रबल नाभिकीय बल, वो क्या है, लघु परासीय है, लघु परासीय। तो क्या करेगा, जब नाभिक का साइज ज्यादा बड़ा हो गया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो परास है वो क्या है, छोटी दूरियों के लिए है, तो वो काम करना बंद कर देगा। तो जहां से जो परास खत्म हुई, जैसे मान लो नाभिक कितना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है नाभिक, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सिर्फ इतनी परास के लिए ही काम कर पा रहा है। तो बाकी जो ये परास बच गई, इस पे कौन सा बल आ जाएगा, इस पे जो काम करेगा बल वो कहेगा दुर्बल नाभिकीय बल, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा यहाँ पे। जब नाभिक की नाभ जब क्या होगा, नाभिक का साइज जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अब कहोगे दुर्बल नाभिकीय बल क्योंकि विकिरण के लिए जिम्मेदार है, नाभिक का धीरे धीरे क्षय होता है, नाभिक धीरे धीरे टूटता है, क्या ये प्रतिकर्षण बल है, नहीं, ये भी हमारा आकर्षण बल है। ये भी चाहता है, ये भी चाहता है कि नाभिक बेचारा बंधा रहे, नाभिक बेचारा क्या रहे, बंधा रहे। लेकिन फिर भी नाभिक क्यों टूट रहा है, क्योंकि ये जो हमारा प्रबल नाभिकीय बल है उससे कमजोर है। और जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो बल लग रहा है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लग रहा है, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल से ये कमजोर है, समझ में आ रही का नहीं। तो विद्युत चुंबकीय बल ज्यादा तेज, इससे क्या है, ज्यादा क्या है, पावरफुल है, इसीलिए प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धीरे धीरे ऊर्जा निकलेगी, कण निकलेंगे, यानी विकिरण निकलेगा, रेडियो एक्टिवता होगी। और वहां पे होंगे तीन प्रकार के क्षय, कौन कौन से क्षण, क्षय होंगे, अल्फा क्षय होगा, क्या होगा, अल्फा क्षय, अंग्रेजों की भाषा में इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा डीके। एक होगा बीटा क्षय, क्या होगा, बीटा क्षय। एक होगा गामा क्षय, क्या होगा, गामा क्षय। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हो तो हम लोग जानेंगे अभी आगे के चैप्टर्स में, ठीक है, तो इसमें किसी को टेंशन की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ रेडियो एक्टिवता के प्रकार है। रेडियो एक्टिव विकिरण तीन प्रकार का होता है, अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय। क्यों, क्योंकि नाभिक धीरे धीरे टूट रहा है। क्यों टूट रहा है, क्योंकि नाभिक का साइज बड़ा हो चुका है और प्रबल नाभिकीय बल काम नहीं कर रहा है। काम कौन करने लगा है, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल चाहता है बेचारा नाभिक ना टूटे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण लग रहा है, वो बल ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है हमारे दुर्बल नाभिकीय बल से, और नाभिक क्या हो गया, टूट रहा है। लेकिन समझना कहानी को, जो दुर्बल नाभिकीय बल है और जो विद्युत चुंबकीय बल है वो एक दूसरे से, देखो दुर्बल नाभिकीय बल कम है और विद्युत चुंबकीय बल उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो समझना, जैसे एक व्यक्ति तुमको मार रहा है लेकिन तुम्हारे पास भी कुछ ताकत है, लेकिन तुम उससे थोड़े से कमजोर हो, तुम्हें चोट तो लगेगी लेकिन धीरे से कम चोट लगेगी क्योंकि तुम्हारे पास भी कुछ ताकत है। यही हो रहा है नाभिक के साथ। नाभिक एकदम से नहीं टूट जा रहा है, नाभिक एकदम से तो टूटता है, नाभिकीय विखंडन अपक्रिया में परमाणु बम नाभिकीय संलयन अपक्रिया में जुड़ता है। नाभिक के साथ एकदम से कुछ काम नहीं होता है, नाभिक धीरे धीरे क्षय होता है, धीरे धीरे एनर्जी को निकालता है, धीरे धीरे कणों को निकालता है। इसीलिए क्या होता है, अल्फा क्षय होता है, बीटा क्षय होता है और गामा क्षय होता है। क्यों धीरे धीरे निकालता है, क्योंकि जो हमारा दुर्बल नाभिकीय बल है वो रोकता है, वो प्रबल जो हमारा विद्युत चुंबकीय बल है वो प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करता है, तो धीरे धीरे काम होता है। क्या होता है, धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि विद्युत चुंबकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल से बिल्कुल थोड़ा सा ही बड़ा है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो कहानी समझ में आई इसकी कि दुर्बल नाभिकीय बल आखिर क्या है। तो तुम लोग क्या लिखोगे, जब नाभिकों का आकार बड़ा हो जाता है, वहां चूंकि प्रबल नाभिकीय बल क्या है, लघु परासीय है, तो बड़ी परास के लिए काम नहीं करता है। तो कौन आता है काम में, आता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल भी एक प्रकार का आकर्षण बल है जो कि चाहता है कि नाभिक बंधा रहे, लेकिन नाभिक नहीं बंध पाता। क्यों, क्योंकि विद्युत चुंबकीय बल क्या है, थोड़ा सा बड़ा है दुर्बल नाभिकीय बल से। नाभिक धीरे धीरे टूटता है, उसका क्षय होता है, रेडियो एक्टिव विकिरण उससे निकलता है, उससे ऊर्जा निकलती है, उससे कण निकलते हैं। और जब कण निकलते हैं तो क्या होता है, नाभिक टूटता है। तो कण निकलने के लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार है बेचारा हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। अब समझो,
लोग दोष किसको देते हैं? लोग दोष उसको देते हैं जो क्या होता है, जैसे मान लो एक परिवार है, परिवार में एक आदमी ने बहुत प्रयास किया कि हमारा परिवार ना टूटे, लेकिन समाज ने क्या कर दिया, उसके परिवार को तोड़ दिया। तो समाज फिर भी क्या ही कहेगी, कहेगी कि इसके पास दम नहीं था, इसी ने तोड़ा है। तो ना, जो रेडियो एक्टिव विकिरण रियलिटी में जो हो रहा है, वो तो हो रहा है हमारा विद्युत चुंबकीय केबल के द्वारा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दुर्बल नाप केबल क्या था, कमजोर था, तो लोगों ने इसी को जिम्मेदार बना दिया कि भैया रेडियो एक्टिव विकिरण के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। ठीक है, तो काफी बोरिंग कहानी हो गई, लेकिन अच्छी कहानी हुई। और चैप्टर का हम लोग यहाँ पे दी एंड कर देंगे। अब इतना छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा लेक्चर है, क्योंकि थ्योरी थी। ठीक है, और इसी में पूरा चैप्टर हमारा भौतिकी का परिचय क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। बहुत ज्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इंटरेस्टिंग चीजें कुछ पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, कुछ हम लोगों ने फोर्स पढ़े 4 प्रकार के। अब कल से हमारा मात्रक एवं विभवांक रियल क्या होगा, सिलेबस स्टार्ट होगा। ये तो सिर्फ छोटा सा क्या था, इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का। हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। एससी वर्मा के क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चंस के जो प्रकार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो तुम्हारे आईआईटी जेई नीट सबके लिए क्या होने वाला है, ये जिम्मेदार होने वाला है। और एक लास्ट चीज सुन के जाओ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट चीज क्या है, कि आप लोगों ने हमको इतने समय तक झेला, तो इसके लिए आप सभी का क्या, थैंक यू। क्या बोलेंगे हम, थैंक यू। ठीक है, राइटिंग प्रॉब्लम कुछ रहेगी 2-4 लेक्चर में, इस पर राइटिंग हमारी क्या हो